हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है, एसएससी सीजीएल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्टें ऐसी हैं जो निकल कर आती हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होता है, एज लिमिट क्या चाहिए होगी दोस्तों इसके लिए, सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप भी दोस्तों एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए है। इस वीडियो पर दोस्तों आप बने रहें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि इसी तरह का जो नोटिफिकेशन है, इसी तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीजीएल क्या होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म से आपको पता लग रहा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। सीजीएल क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, जिसको दोस्तों एसएससी कंडक्ट करता है। ठीक है, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन होता है सीजीएल का, सीजीएल का एग्जामिनेशन इसको कंडक्ट कराता है, यानी इसके थ्रू ही भर्ती होती है। जो वेरियस सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो भर्ती होती है वो यहाँ पर एसएससी के थ्रू होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी पोस्ट आपको मिलने वाली है वो आपको एक सेंट्रल लेवल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपको ये पोस्ट मिलने वाली है अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जो कि यहाँ पर एसएससी सीजीएल में एसएससी सीजीएल के अंदर में आती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, अकाउंट्स ऑडिट ऑफिस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी होती है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट होती है। आगे आप यहाँ पर डिपार्टमेंट देख सकते हो क्या कुछ डिपार्टमेंट रहता है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी रहती है, जिसकी जो एज है वो 18 साल मिनिमम मांगी जाती है, 30 साल मैक्सिमम मांगी जाती है अनरिजर्व वालों के लिए। बाकी जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे कैटेगरी में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, तो ये क्या है, एक अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए बताया गया है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो पे लेवल 8 आपका रहता है, आपको 47,600 रुपये से सैलरी दी जाती है, 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है लेवल 8 के हिसाब से। फिर नेक्स्ट जो पे लेवल जिसका 7 रहता है, उसमें जो पोस्टें हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 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 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आगे अलग अलग है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस डिपार्टमेंट रहता है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, 20 साल मिनिमम 30 साल मैक्सिमम एज बताई गई है। यही पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, लेकिन ये जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट के अंदर है, तो इसकी एज जो है मिनिमम 18 साल है, यहाँ पर 30 साल मैक्सिमम एज है। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो है आगे एज जो है वो सेट की गई है। इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो देख सकते हो यहाँ पर जो सैलरी है 44,900 से 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी चली जाती है। इसमें और भी कई सारी पोस्टें हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर। डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अलग अलग हैं, और आगे डिपार्टमेंट के हिसाब से एज भी बताई गई है इस तरह से। पे लेवल 6 की अगर हम बात करें तो इसमें पे लेवल 6 में कौन कौन सी पोस्टें रखी गई है, असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, रिसर्च असिस्टेंट की, डिविजनल अकाउंटेंट की, सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की। इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो 35,400 रुपये से आपकी सैलरी मिलती है, आपको 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। डिपार्टमेंट्स आगे बताए गए हैं, ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है, 18 साल से 30 साल तक एज बताई गई है। और यहाँ पर जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 18 साल से 32 साल तक एज जो है बताई गई है। ये अनरिजर्व के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी कैटेगरी वालों को यहाँ पर रिलैक्सेशन फर्दर मिल जाता है। फिर यहाँ पर पे लेवल 5 में, पे लेवल 5 में जो वैकेंसी आती है, जिनमें आपको 29,200 रुपये से सैलरी शुरू हो जाती है, 92,300 रुपये तक आपकी सैलरी जाती है। ऐसी कौन कौन सी पोस्टें आती हैं यहाँ पर, ऑडिटर की पोस्टें हैं,
फिर अकाउंटेंट की पोस्टें हैं, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पर पोस्टें हैं। इस तरह की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर निकाली जाती हैं। डिपार्टमेंट्स आगे बताया गया है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक है। एसएससी की ओर से जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, वो यहाँ पर सेंट्रल लेवल्स के डिपार्टमेंट्स में ही आपकी भर्ती होती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो पे लेवल 4 में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, इस तरह की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट आगे देख सकते हो। ये ग्रुप सी की वैकेंसी रहती है। 18 साल से लेकर 27 साल तक यहाँ पर एज जो है वो रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हो तो 25,500 रुपये से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर निकाली जाती हैं। एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसमें इस तरह की वैकेंसीज जो है वो देखने को आपको मिलती है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें क्योंकि कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों हर एक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, चाहे फिर इंडिया के किसी भी यूटी से फिर या फिर स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितना क्या रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों को जो है 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और PWBD अनरिजर्व में जो आते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, PWBD OBC से जो आते हैं उनको 13 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, PWBD SC ST से जो आते हैं उनको 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो एज में आपको रिलैक्सेशन जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पर, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्टें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है इसके लिए आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर मास्टर्स किया है कॉमर्स में, या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ में, या मास्टर्स इन बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन, या मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने करके रखा है तो ये डिज़ायरेबल रहेगा। यानी कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, डिज़ायरेबल रहेगा, अदरवाइज बैचलर डिग्री के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, और 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में विद स्टैटिस्टिक जो है आपका एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर, फिर आप यहाँ पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस तरह से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए आप देख सकते हो। फिर रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप देख सकते हो दोस्तों। और इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्टें आती हैं उनके लिए ओनली आपने अगर बैचलर डिग्री की है तो आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि एसएससी की ओर से जो सीजीएल का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है वेरियस पोस्टों के लिए, जो सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भर्ती की जाती है एसएससी के थ्रू। तो इसमें आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो सिंपल ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी आप यहाँ पर जो है सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है वो आप दे सकते हो, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एसएससी सीजीएल के लिए। तो इसके लिए आपको एसएससी की जो वेबसाइट है इस पर आपको जाना होता है, जो कि है दोस्तों ssc.nic.in, ओके। तो ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट कर पाएंगे। फीस की अगर हम बात करें दोस्तों 100 रुपीज़ आपको फीस रखी गई है, जो कि अनरिजर्व वालों के लिए रखी गई है। इसके अलावा बाकी जो कैटेगरी वाले हैं जैसे वोमेन कैंडिडेट्स के लिए, और जो कैंडिडेट एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं, एक्स सर्विसमैन से आते हैं, एएसएम से आते हैं, उनके लिए किसी भी तरह की फीस उनसे चार्ज नहीं की जाती है।
और बाकी जो अनरिजर्व में आते हैं उनके लिए 100 रुपीज़ रखा गया है, 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। और ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी होती है। भीम यूपीआई से कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वीज़ा से, मास्टर कार्ड से, मिस्ट्रो रुपी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, या फिर एसबीआई ब्रांचेस में जो है इन कैश एट एसबीआई ब्रांचेस, यानी एसबीआई ब्रांचेस में जाकर इन कैश और जनरेट एसबीआई चालान जनरेट करके भी आप ये जो 100 रुपीज़ की फीस है ये आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मोड्स बताए गए हैं किस तरह से आपको ये फीस पे करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों जो सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन की कि कौन सी जगह पर आपका सेंटर होगा, तो इसके लिए आप अपनी इच्छा अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म पर बता सकते हैं इनको। और आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि आपका जो नियरेस्ट वाली जगह होगी, आपके पास वाली जो भी जगह होगी, आप वहाँ का प्रेफरेंस दे दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ताकि आप वहाँ पर जब भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आप वहाँ पर आसानी के साथ आराम से ट्रेवल कर सको। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ये सेंटर्स बताए गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह पर सेंटर्स होगा आपका, इस तरह से नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, सब जगह पर यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी जगह पर ये सेंटर्स हैं। बात करें दोस्तों कि एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहती है, तो यहाँ पर आपका सीबीटी लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाता है सबसे पहले। और ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों, ये टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में लिया जाता है। और टायर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो टायर फर्स्ट में आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को करने के लिए। और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बताया गया है कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और टायर फर्स्ट जो एग्जाम आपका लिया जाता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो इसमें क्या होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, 1 2 3 4। 4 में से जो भी आपको राइट लगता है वो आपको चूज करना होता है। बड़े ध्यान से आपको ये आंसर चूज करना होता है, क्योंकि अगर आप गलत आंसर चूज करते हो तो आपके यहाँ पर 0.50 के जो मार्क्स हैं दोस्तों वो माइनस किए जाते हैं, यानी कि काटे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चंस जो हैं वो सेट किए जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, एक्सेप्ट इंग्लिश कम्प्रीहेंशन को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दोनों इंग्लिश भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी यहाँ पर सेट किए जाते हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, ओनली आपको ध्यान रखना है कि आपको चूज जो है वो राइट ऑप्शंस जो है चूज करना है, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अगर गलत चूज करोगे तो मार्क्स आपके काटे जाएंगे। अगर आप नहीं चूज करते हो तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो मेक श्योर जिस भी क्वेश्चन का आपको जो है 100% जो है आपको श्योर है दोस्तों, उसी क्वेश्चन को आप चूज, उसी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आप चूज कीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है दोस्तों टायर सेकंड एग्जामिनेशन। टायर सेकंड एग्जामिनेशन में देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से सेक्शन सेकंड में देख सकते हो, सेक्शन थर्ड में देख सकते हो। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। और इसके अलावा जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस के साथ साथ जो सब टॉपिक्स जो आपको तैयार करने हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे अगर आपको टायर फर्स्ट की बात करें तो टायर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो आपको तैयार करना है वो क्या क्या चीज़ें इसमें तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। जैसे नंबर सीरीज आपको तैयार करना है, सीमेंटिक सीरीज आपको तैयार करना है, फिगर क्लासिफिकेशन आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नंबर एनालॉजी आपको तैयार करनी है, जितनी भी चीज़ें दोस्तों वो आपको यहाँ पर तैयार कर। जैसे जनरल अवेयरनेस के अंदर देखो, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करके आपको एग्जामिनेशन में जाना है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में देख लीजिए, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में देख लीजिए। इस तरह से टायर सेकंड की अगर हम बात करें तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ये तैयार करनी है। तो ये सारा सिलेबस भी यहाँ पर जो है अटैच किया गया है आपके लिए। ये चीज़ें आप तैयार करके जाओगे तो आई एम 100% श्योर दोस्तों कि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे से आप दे पाओगे। तो ये कुछ यहाँ पर सिलेबस जो है बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं।
मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो टायर फर्स्ट में रहेंगे, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट of tier second, paper second and paper third of tier second examination are as follow। अनरिजर्व वालों को 30% चाहिए होगा क्वालिफाइंग, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25% क्वालिफाइंग मांगा गया है, और जितने भी बाकी अदर कैटेगरीज वाले हैं उनको 20% यहाँ पर बताया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, हमसे कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की और भी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।